नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब लाखों छात्रों की आंखों में उम्मीद की चमक हो, उनके दिलों में सालों की मेहनत की गूंज हो और उनके हाथों में अपने सपने को साकार करने की कामना हो। लेकिन उसी सुबह एक खबर उनकी सारी मेहनत और उनके सारे सपने को और उनके भविष्य को काले बादलों में ढक देती है। बिहार की सड़कों पर गूंजते नारे, पुलिस की लाठियों और छात्रों के आंसुओं की कहानी सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों का आंदोलन है। यह आंदोलन है उस विश्वास का जो एक सच्चाई में तब्दील होना चाहता है। यह कहानी है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के छात्रों की, जो न्याय की गुहार के साथ सड़कों पर उतरे हैं। उनकी आवाजें केवल उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी युवाओं के लिए है जो इस देश की व्यवस्था से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस संघर्ष के पीछे की सच्चाई तक, जहां एक परीक्षा केवल एक नौकरी का सवाल नहीं है बल्कि एक पूरी जिंदगी का भविष्य है। तो आइए जाने कैसे यह एक आंदोलन आम विरोध से बढ़कर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी राज्य में सिविल सेवा परीक्षाओं के आयोजन और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है। इस संस्था का स्थापन 1 अप्रैल 1949 को संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई थी। आयोग का मुख्यालय पटना में स्थित है। बीपीएससी विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन कराता है, जिनमें मुख्यतः सिविल सेवा परीक्षा, सहायक अभियंता परीक्षा और व्याख्याता परीक्षा और अन्य विभागीय परीक्षाएं भी शामिल है। सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जबकि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक यानी सब्जेक्टिव रूप में होती है। साक्षात्कार चरण में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और प्रशासनिक क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो इतनी अच्छी परीक्षाओं पर, इतनी अच्छी परीक्षा करवाने वाली संस्था पर क्यों प्रश्न उठ रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में बीपीएससी की कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल वैसे तो उठ चुके हैं। परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी, पेपर लीक और परिणामों में देरी जैसी घटनाओं ने आयोग की साख को प्रभावित किया है। इन मुद्दों के कारण छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है और आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में 4 लाख के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एग्जाम करीबन 912 केंद्रों पर हुआ था। वहीं बापू एग्जाम सेंटर पर ओएमआर शीट फाड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद इस केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस केंद्र पर 4 जनवरी को अब दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं कि जिस केंद्र की परीक्षा रद्द की गई वह कितना बड़ा और उसकी क्या खासियत है। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग सभी केंद्रों पर आयोजित की गई 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करे और इसका आयोजन फिर से किया जाए। वहीं 2 दिन पहले ही आयोग ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा और बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने बयान जारी कर कहा कि बापू परीक्षा केंद्र पर रद्द हुई परीक्षा को छोड़कर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किसी भी केंद्र पर दोबारा नहीं किया जाएगा। तो पहले जानते हैं कि आखिर कितना बड़ा है ये बापू परीक्षा केंद्र। बापू परीक्षा केंद्र भारत देश का सबसे बड़ा एक एग्जाम सेंटर है। यह 5 मंजिलों में बना हुआ है और 6 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर करीब 16 से 20 हजार अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षा दे सकते हैं। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में करीबन 12,000 अभ्यर्थी ने इस सेंटर पर एग्जाम दिए। पटना के बापू परीक्षा केंद्र का निर्माण करीब 282 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। 23 अगस्त 2023 को सीएम नीतीश कुमार ने ही इसका उद्घाटन किया था। केंद्र में 44 बड़े परीक्षा हॉल हैं और सभी हॉल सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से केंद्र भी बनाया गया है। इस केंद्र पर हर दिन परीक्षाएं भी होती हैं। तो अब क्यों कर रहे हैं परीक्षार्थी आंदोलन? आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि बापू केंद्र पर पेपर लीक हुआ है
और इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और एग्जाम का आयोजन भी सभी केंद्रों पर दोबारा किया जाए। परीक्षा सेंटर से खबर आई कि प्रश्न पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। यह एग्जाम सेंटर था बापू परीक्षा केंद्र, जो बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे बड़ा एक एग्जाम सेंटर माना जाता है। वहीं पर ऐसी एक गड़बड़ी देखने को मिली। इसके अलावा बीपीएससी चेयरमैन ने क्या क्या कहा, चलिए पहले इसे देखते हैं, और क्या कहा उस लड़की ने और उस लड़के ने, चलिए वो भी देखते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि बच्चे अगर उपद्रवी होंगे या फिर कुछ चीज़ों को वो खुद से फॉर्मुलेट किए होंगे, तो अब आप सुन ले ये जो एस्पिरेंट है उसके खुद की बात, जो उसी सेंटर पे एग्ज़ाम दे रही थी। दरवी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने 13 दिसंबर को सेंटर पे पहुंची थी। मेरा सेंटर था बापू एग्ज़ाम सेंटर पटना, और वहाँ पे मेरा था 3rd फ्लोर हॉल नंबर 4, और मेरा रोल नंबर है 534581। ये रहा मेरा रोल नंबर, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। देखो, आप लोग सोचोगे कि ये एडमिट कार्ड लेके कैसे आ गई। दोनों एडमिट कार्ड, ये 2 एडमिट कार्ड निकलवाए थे आयोग ने, दोनों के दोनों प्लेन। ना यहाँ पे किसी भी इन्विजिलेटर का साइन है, ना कोई क्वेश्चन बुकलेट है, ना OMR शीट नंबर है, क्योंकि हमारे जो रूम में 3rd फ्लोर का 4th हॉल है, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर और OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करी गई है। जब हम लोगों ने एंट्री किया हमारे वाले रूम में, तो उन्होंने हमारा बस एडमिट कार्ड स्कैन किया, उसके बाद अपनी अपनी जगह पे बिठा दिया। फिर हम लोगों ने वेट किया कि पेपर अभी आएगा, अभी आएगा। 12:05 हुए, 10 हुए, 15 हुए, फिर 12:30 बज गए। फिर अभी तक कोई भी पेपर नहीं आया है। उसके बाद हमने इन्विजिलेटर जो वहाँ पे थे, एग्जामिनर, उनसे पूछा कि क्वेश्चन पेपर आप लोग मतलब कब तक आएगा। उन्होंने बोला वेट करो, अभी आ जाएगा, अभी किसी दिक्कत से मतलब रास्ते में आया नहीं है। और बाद में ये पता चला कि बाकी रूम्स में एग्ज़ाम हो रहा था, और 12 बजे, इवन 12 बजे से पहले ही क्वेश्चन बुकलेट आ चुकी थी, और वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने फिर वेट किया कि क्वेश्चन पेपर अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी वजह से डिले हो गया होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर आ गए, लेकिन उन्होंने संदूक में पैक को रखे हुए थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हम लोगों ने जब डिमांड करी कि हमें क्वेश्चन पेपर अलॉट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो उन्होंने ये बोला कि अभी आयोग पे हमने जो है इन्फॉर्मेशन भेजी है और उनसे पूछा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आयोग से जो है रिस्पॉन्स आएगा तभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर हम लोग वेट करते रहे 12 बजे से लेकर इवन 11 बजे से, 11 बजे के बाद तो एंट्री नहीं की, 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हम लोग उसी रूम में रहे, और कोई भी क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मैं जैसे गई थी वैसे ही मैं अपना जो है एडमिट कार्ड लेके आ रही हूँ, और इतना पेन हो रहा है इस टाइम पर कि हम लोग 3-3, 4-4 साल से जो है बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैंने 68 का भी मेंस दिया था बीपीएससी का, और बस मैं बिना क्वेश्चन पेपर देखे ही आ गई। मैं दिल्ली से गई थी ट्रैवल करके, मैं वापस अभी दिल्ली आ रही हूँ, और अभी भी मेट्रो में हूँ, अभी घर नहीं पहुँची हूँ। और ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो तो मैं आपको सीधा सीधा प्रूफ देती हूँ। आप एक काम करो, ये मेरा रोल नंबर है 534581, और आप 3rd फ्लोर और 4th हॉल नंबर में बापू एग्ज़ाम सेंटर में आप जाके उसकी CCTV फुटेज निकलवाओ। अगर उसमें दिख जाए कि किसी एक भी बच्चे को क्वेश्चन बुकलेट दिया है, तो मैं बिल्कुल आपसे मतलब एग्री करूँगी, और मैं रख दूँगी कि ठीक है, मैं ही गलत है, हम ही बच्चे गलत है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, हमने पेपर नहीं दिया। लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। लाठीचार्ज नहीं। कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक, और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे, देख कैसे मिले। 5000 लोग कैसे एग्जाम दिए वहाँ पर, उसी सेंटर पर दिए है ना, 5,500 लोग।
देर से कैसे पहुंचा जी? छात्रों गया। दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस से चलते लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, पास के एग्जाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट। कंप्लेन ही नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 304 तो उपद्रवी छात्र नहीं है, वो दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है, किसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते। अरे ये तो फट गया। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा। कौन वंचित रह गया? आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 साढ़े 5,000 बच्चों ने एग्जाम दिए। उन्हें बच्चे ने पढ़ा कि किसी ने पढ़ा, कौन बताएगा? वही तो क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज है, 62% है। रह गए ये हंगामे की भेंट चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आप जरा बताइए कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं? रो रहे हैं उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सेंटर के 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। चेयरमैन साहब को यह भी चेक करना चाहिए कि क्या सचमुच 3.5 घंटे के बाद भी बच्चों को पेपर मिला या नहीं मिला, क्योंकि बापू टेस्ट सेंटर जो एक ऐसी जगह है बिहार में जो पूरे भारत में नहीं है और यह टोटली सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, तो फिर इसकी सीसीटीवी जांच क्यों नहीं हुई? इसके अलावा चेयरमैन साहब कहते हैं कि 100-200 बच्चों ने केवल ये मुद्दे को बढ़ा दिया और जानबूझकर ऐसा कहा है कि पेपर लीक हो गया, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या जो बच्चा OMR शीट लेकर बाहर आ गए तो फिर वे बच्चे प्रश्न पत्र लेकर बाहर कैसे आ गए एग्जाम सेंटर के? वह लड़की जिसके टेस्ट सेंटर के एडमिट कार्ड पर कोई भी तरह का इन्विजिलेटर का साइन नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा मनु भाई साहब का कहना है कि अगर एक सेंटर पर कुछ दिक्कत आ गई तो इसका ये मतलब नहीं कि सभी 912 सेंटर पर री एग्जाम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मानते हैं कि एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई। अब इनका कहना है कि 5500 लोगों ने केवल एग्जाम फॉर्म को, जो एग्जाम पेपर था उसको उन्होंने आंसर शीट को सबमिट किया। उसके अलावा बाकी 12,000 में से अगर 5500 को हटा दिया जाए तो रेस्ट बच्चों ने सबमिट नहीं किया। तो जो रेस्ट बच्चों ने सबमिट नहीं किया तो क्या वो सभी क्रिमिनल थे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जितने बच्चे आंदोलन कर रहे हैं वो सभी क्रिमिनल हैं
और अगर वो क्रिमिनल हैं तो उन पे अभी तक क्रिमिनल एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? और अगर वो लड़की जो एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने गई थी उसको 3.5 घंटे तक पेपर नहीं मिला, फिर पेपर लीक होने की घटना से वह पेपर दे नहीं सकी और दिल्ली लौट गई, तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है? तो फिर कहाँ गई ट्रांसपेरेंसी और क्यों सीसीटीवी से ये चेक नहीं किया गया है कि ना ही 15 मिनट, ना ही 20 मिनट, ना ही 1.5 घंटा, बल्कि 3.5 घंटे तक बच्चों को पेपर मिला ही नहीं? और ये कौन प्रूफ करेगा कि बाकी 911 सेंटर्स पे जो एग्जाम हुए वो टोटली ट्रांसपेरेंट हुए? आखिर इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? क्या ये विभाग की जिम्मेदारी नहीं कि वो सीसीटीवी फुटेज निकाल कर यह टोटली क्लियर करे कि इन सभी 911 सेंटर्स पर कोई भी तरह की इनट्रांसपेरेंट चीज नहीं हुई, कोई भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, केवल एक ही सेंटर पे हुई? और अगर एक ही सेंटर पर हुई और अगर 100-200 लोगों के कारण ये गड़बड़ी हुई, तो बाकी बच्चों के पेपर क्यों सबमिट नहीं किए गए? बाकी बच्चों को पेपर क्यों नहीं दिए गए? और उन 100-200 लोगों को टेस्ट सेंटर में घुसने की अनुमति किसने दी? क्यों प्रशासन वहां पर मुस्तैद नहीं था? और कैसे किसी टेस्ट सेंटर में लड़के आमतौर पर घूमते हुए दिखाई देते हैं वीडियो में? क्यों उन्हें कोई इन्विजिलेटर रोकता नहीं है और उन्हें अपने बेंचों पर बैठाता नहीं है? इसके अलावा जो चंद्रशेखर, जो एक IAS है, जिन्होंने बच्चे पर हाथ अपने हल्के बल का प्रयोग किया, तो उनसे भी पूछना चाहिए कि क्या आप इसी दिन के लिए IAS बने थे? क्या आपको इसी के लिए बल का प्रयोग करने का मौका चाहिए था? क्या आपको यहीं पे शोकेस करना था? क्योंकि अगर वह बच्चा गलत कह रहा था तो उसको बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता था। हर समय बल का प्रयोग उचित नहीं है। क्या यह आपको ज्ञान नहीं है? इसके अलावा उनसे भी पूछना चाहिए कि क्या आपको ब्यूरोक्रेसी का इतना ही ज्यादा घमंड है? अगर वही बच्चा IAS बनकर आपको रिटायरमेंट के बाद एक थप्पड़ मार दे तो फिर क्या आपको अच्छा लगेगा? यह बात भी उन चंद्रशेखर जी से जरूर पूछना चाहिए। और क्या BPSC यह बात भूल चुका है कि ये 2005 में 184 IAS अधिकारियों को बनाने के लिए, गलत तरीके से बनाने के लिए जो करप्शन किया गया था, जिसमें खुद BPSC के चेयरमैन इंडल्ज थे, उसकी बात को क्या BPSC भूल गया है? जो खुद BPSC के चेयरमैन 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले थे नवंबर महीने में, खुद ही VRS लेकर जल्दी अध्यक्ष पद की लालच में अध्यक्ष बन गए। क्या वो उन्होंने सही किया? क्या उन्हें लगता है कि मतलब जो हम चाहेंगे वही होगा? अब बात आती है प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर पर लोग कहते हैं कि वे अपनी वैनिटी वैन लेकर लोगों को शो ऑफ करते हैं। तो बात मैं किसी एक राजनेता की नहीं करता हूँ, बात मैं करता हूँ उन तमाम व्यक्तियों की जो आज स्टूडेंट्स का साथ नहीं दे रहे। कहाँ गए ये बड़े बड़े अपोजिशंस के नेता और कहाँ गए ये सत्ता दल के नेता जो लोगों को कहते हैं, जो सबके साथ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास? तो कहाँ गए इन बच्चों के साथ खड़े होने वाले राजनेता? और ये कौन सिद्ध करेगा कि उन 911 सेंटर्स पर भी ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर कराए गए थे? आखिर इसकी भी जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की है। केवल बच्चों पर लाठी चार्ज करना, बच्चों को अपना हथियार बनाना और बच्चों पर अपना आक्रोश दिखाना, यह शासन का काम नहीं है। इसीलिए इस बात को मैं यहीं पर विराम करता हूं और कहता हूं कि आशा है कि यह प्रशासन सुधरेगा, यह देश सुधरेगा और ये राजनेता सुधरेंगे। शायद ये स्टूडेंट्स भी सुधरेंगे और बिहार में सबसे ज़्यादा IAS बनते हैं। बिहार के लोगों को ये सोचना चाहिए कि बच्चों को और अपने बच्चों को केवल IAS बनाने से बात नहीं चलेगी, क्योंकि आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य में से एक है। यह राज्य वही है जहां से सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं, लेकिन फिर भी यह राज्य सबसे पिछड़ा राज्य है। तो आखिर क्यों है? क्यों यहाँ के लोग नहीं सोचते? क्यों यहीं के बच्चे निकल कर ब्यूरोक्रेसी के अच्छे अच्छे पदों पर बैठ जाते हैं और यहीं के लोगों का भला नहीं करना चाहते? ऐसा क्यों होता है? इसीलिए हम अपनी बात को विराम करते हैं और आशा है कि आप हमारी बात का महत्व जरूर समझेंगे। जिन्हें सौंपा था भविष्य का भार, वो खुद बन गए सत्ता के यार। मगर यह संघर्ष है न रुकने वाला, हर युवा के दिल में है अब नया उजाला। इस वीडियो का यही सार है कि युवाओं के संघर्ष, उनकी उम्मीदों को, एक बेहतर सिस्टम के सपने को अपनाना चाहिए। युवाओं की हिम्मत को हर सरकार को साथ देना चाहिए। भारत एक युवा देश है, इसकी युवा ही शक्ति है और आने वाले समय में यही युवा ही भारत को निर्माण करेगा। इस विकसित भारत में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले इस युवाओं के संघर्ष को हमें आवाज़ देनी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और लोगों को बताएं कि कोई भी राजनेता, कोई भी नेता अगर उनके साथ आता है तो उसका सहयोग ले, क्योंकि बिना राजनेता की गलियों के, बिना राजनेताओं के सहयोग के यह मुद्दा नहीं उठ सकता। बीपीएससी चेयरमैन को यह अवश्य सोचना चाहिए कि हम भी वही आईएएस हैं। चंद्रशेखर जी को भी यह जरूर सोचना चाहिए कि हम भी वही आईएएस हैं, हम भी उसी गरीब से आए हैं, हम भी उसी गरीबी से आए हैं जहां से आज वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में बनकर केवल हम वो दो और हमारे दो पर ध्यान दें। और ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।